आज के इस कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन इस तालकटोरा में जो हो रहा है और आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं, इसीलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट की पूरी टीम को ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जितना भी क्राउड यहाँ दिख रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग, इलाइट क्लास, समझदार, अपने हकूक को समझने वाले, अपने हकूक को लड़ने वाले लोग यहाँ पर जमा हो गए। ये सबसे मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मैं इस सम्मेलन में जातीय जनगणना का और जो 50% कैप है, जजमेंट में कैप है, लेकिन मोदी ने अपने को जो होना था, उन्होंने अपने लोगों के लिए 10% ऐड किया। अब हो गया 60%। 60% संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन है, लेकिन मोदी जी उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते जो लोग बहुत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं, और जिन लोगों की आवाज नहीं है, उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो उनको झुकाना है। उनको अगर आप यूनिटी के साथ ये बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम सब लोग मिलके हमारी लड़ाई हम खुद करेंगे, और जो बैकवर्ड क्लास चाहता है वो हासिल करके रहेंगे। ये अपना एक जिद होनी चाहिए। भाइयों, आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है। और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता। हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं, उनको साथ लेके चलना,
वैसे ही लोगों को चुनना ये आप सबका फर्ज होता है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं, जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं। ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं, और ये नहीं चलेगा। चल गया एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में, खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए, यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था, और हमारे को उसमें यश मिला। लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। और हर किसी भी समाज को ये 3 चीजों की आवश्यकता है। उस समाज में 3 चीजें होना जरूरी है, या 3 चीजों में एक चीज होना तो जरूरी है। एक है आपके विचार, और दूसरा है, यानी विचार बोलो, बुद्धि बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, या हमारे शिक्षण। दूसरा है मनुष्य बल, मानसिक बल, मनुष्य बल और आर्थिक बल। ये 3 बल में अगर एक भी बल तुम्हारे पास नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप देखिए किसी भी समाज का, अब जो वीकर्स, बहुत से अपर कास्ट के लोग होते हैं, कितने होते हैं? हर गांव में 2%, 3% होते हैं। अब सर्वे जो हो रहा है, इसके मुताबिक और हमारे तेलंगाना के और कर्नाटक के लोग
जो खोज खोज कर निकाल रहे हैं, सबकी एक्सरे जो कर रहे हैं, उसमें 5% कहीं 10% निकले हैं। और वो 5% लोग ही देश के हुकूमत बनाते हैं, देश के हुकूमत को बिगाड़ते हैं। तो क्यों कि उनके पास एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षण है, मानसिक बल है उनके पास। उस मानसिक बल से वो लोग आगे बढ़ते हैं। गांव में अगर हमारे पास पहले पटवारी रहते थे, जिनको हम कुलकर्णी बोलते थे, या अब विलेज अकाउंटेंट हो गए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी यही कहते होंगे पटवारी। हाँ, सुनो सुनो भाई, गांव में कितने रहते हो? एक आदमी रहता है, लेकिन उस एक आदमी को पुलिस भी डरती है, तहसीलदार भी डरता है, दूसरे लोग भी डरते हैं। क्यों डरते हैं एक आदमी को? क्योंकि उसके पास उन्हें मानसिक बल को अपने काबू में रखा है। उस मानसिक बल को जब काबू में रखता है, दूसरों को देने की कोशिश नहीं करता है। जो मनुष्य का शिष्य है, जो मनुस्मृति में अपनी विचार रखता है, वैसे लोग वो मानसिक बल से काम लेते हैं। दूसरा है मनुष्य बल। मनुष्य बल में अगर तुम सब लोग एक हो गए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तुम्हारे को इज्जत मिलती है। अगर वो मनुष्य बल नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम एक नहीं है, तो हमको कोई पूछता नहीं, हमको डिवाइड एंड रूल करके अलग अलग कर देते हैं। बोलेंगे वो कि भाई ये आप फलाना कम्युनिटी के हो, हम फलाना कम्युनिटी के हो, तुमको क्या मिल रहा है? भाई वो तो इनको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ऐसा कह कर इनमें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बैकवर्ड्स में, वही शेड्यूल कास्ट में कर देते हैं। उस मनुष्य बल को हम कायम नहीं रख सकते। इसीलिए मनुष्य बल का जरूरी है कि हम एक होकर लड़े। किसको भी मिलने दो, बैकवर्ड को मिल रहा है, कम से कम ये हमारे को जहर तो नहीं देता, पानी तो देगा कम से कम। और आरएसएस, बीजेपी ये जहर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूँ भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूँ विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं, इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर, अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। सब कुछ ये 52% के लोग की है। और खास करके हमने जो घोषणा पत्र में खास करके राहुल गांधी जी सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए।
ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी, सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे तुम्हारे पास टिफिन गिफिन करके नहीं आए क्या? अरे राहुल गांधी का साथ दो, देंगे ना? जो देने वाले हाथ उठाओ। देखो, जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड को साथ देता है, उनके वजह से गालियां खाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सपोर्ट करता है, दीन दलितों को सपोर्ट करता है, तो उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? जो अपने घर भर लेने वालों को, देश को तोड़ने वालों को, समाज को तोड़ने वालों को। इसीलिए मेरा आपसे विनती है कि आज हम आप सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, हम कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो और हमको ये भी चिंता है। देखो 11 साल एक छोट 11 साल तक ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट को एक चुप बैठो भाई। देखो 11 साल से मोदी गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम बैकवर्ड के बारे में नहीं उठाया, शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं उठाया, महिलाओं के बारे में नहीं उठाया। सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए उन्होंने यहां तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा। बोला क्या बोलते वो अच्छे बायोलॉजिकल। अरे बैठो भाई, तुम्हारे पास जोश रहता है, लेकिन समय पे आप वो जोश नहीं दिखाते। अब दिखा के तो वो बोलते, खुद बोले सो, मैं नहीं भाई। तो वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया, मुझे मालूम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा। अरे ये संत तुकाराम ने बोला है, सुने संत तुकाराम का नाम? सुने? संत तुकाराम ने बोला, नवसे पुत्र कन्या असती तर पति लागणे काय कारण। अगर भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई। शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। तो ये नेता तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ने भगवान को पैदा किया। अरे अगर ऐसे लोग देश चलाते हैं, क्या इनके पास शास्त्रीय ढंग का विचार है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी का एक अंश तो इसके पास है। मैं बैकवर्ड हूं
तो बैकवर्ड के लिए क्या करना, ये कभी इसने सोचा? सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश। तो ये काम ये लोग करते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस में हमेशा गरीबों को देखते हैं, गरीबों के पास विचार करते हैं। अब जितने भी सोनिया गांधी जी ने प्रोग्राम दिया मनरेगा का प्रोग्राम, क्या उनके घर के लिए है? क्या गरीबों के लिए, जो मजदूर है, जो किसान मजदूर है, ऐसे गरीब लोगों को जो काम नहीं मिलता, उन लोगों को काम दिलाने के लिए उन्होंने संविधान में इसको एक फंडामेंटल राइट्स के तहत उन्होंने किया। सब बच्चों को एजुकेशन देना, ये उन्होंने कर दिया। बहुत लोग बगैर पेट में खाना नहीं, तो उनको खाना देने के लिए उन्होंने फूड फॉर सिक्योरिटी एक्ट लाया। क्या उनके लिए लाए? अरे ये सब गरीबों के लिए लाए। हेल्थ मिशन, सब कुछ किया। सोनिया गांधी जी नहीं, उनके बगैर ये नहीं हो सकता था। कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने की सोची? उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके नाम से मेजॉरिटी आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। उन्होंने मनमोहन जैसे इकोनॉमिस्ट को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो भी एक बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सभी को ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराना जरूरी है। इसके लिए आप लोग घर घर भी फिरना होगा। बैठे जगह काम नहीं होता। तो अगर आप बैठे जगह ही सब कुछ मिलता बोले तो किसी को मिलने वाला नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है। एक मंदिर के पास हर सोमवार को 2 लोग ठहरते थे। एक था मुसलमान, एक था हिंदू। तो बोलता था, वो जा गए सोमवार के दिन, वो बोलना कि वहाँ ठहरना, भगवान के नाम से पैसे दो, भगवान के नाम से दान दो, भगवान के नाम से दान दो बोलता। और दूसरा, जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहर के अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे। तो लोग 1 दिन 2 दिन देखे, इसके बाद उम्र भाई रोज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहरे ठहर के आखिरी में चक्कर आकर वो मोरी में गिर गए। क्या बोलते उसको, मोरी ना, नाले में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे, अरे अरे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे, अब कैसे हो? बोला, साहब ठीक हो। अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो उन्हें बोला, अब मालूम हुआ मुझे, अल्लाह देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए भाइयों, अल्लाह देता है सब कुछ, सरकार भी देती है, हमारी पार्टी भी करती है, हमको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, बैठे जगह सब कुछ नहीं मिलता, कभी लेना पड़ता है,
कभी ऐसा हाथ जोड़ के लेना, कभी मांगना पड़ता है, कभी छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है तो जाके किसी को मारेंगे, मत मारो। अपने विचारधारा पे हमको अगर मजबूती से काम करना है तो आज जो कल हमने एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस ऑफिस में ओबीसी का मीटिंग की, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे, जिसमें हमारे पार्टी के भी सभी मुखंड थे। उन्होंने सभी बैठकर यही सोचा, जो हमारा ओबीसी के लिए जो एक नक्शा तैयार हो रहा है और ओबीसी के लोगों को किस ढंग से उनको आगे लाना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा कांग्रेस ने नक्शा बनाया है। राहुल गांधी जी खुद बैठे, उन्होंने कहा हर स्टेट में जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, नेता लोग हैं, वो सभी लोग ओबीसी के लिए सोचे और नए नए कार्यक्रम उनको दो, उन्होंने कहा। इसीलिए कर्नाटक और तेलंगाना नया उन्होंने सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें सब लोगों को सम्मिलित करके उन्होंने कौन किसके पास ज़मीन है, किसके पास शिक्षा कितनी है, किसके पास नौकरियां कितने हैं, हर कम्युनिटी का वो जांच करके एक रिपोर्ट उन्होंने बनाया है। वो रिपोर्ट हमने पूरा कल देखा। उसी ढंग से हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी वो भी कर रहे हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई ओबीसी की जनगणना की, तब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड क्लास का जनगणति का काम करूंगा। देखो, उनको मालूम हो गया, नहीं तो आज नहीं कल बैकवर्ड क्लास के लोग उठेंगे और उसकी कुर्सी छीन लेंगे। इससे बेहतर है पहले ही हम भी करना। तो उन्होंने अब डाला है, लेकिन कहाँ तक पहुंचा था मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा पहले कि और उनके जो आरएसएस के लोग हैं वो पहले ही बोले थे और मोदी जी भी पहले इम्प्लीमेंट करे। 75 साल होने के बाद कोई पावर में नहीं रहना, तो इसीलिए तो उन्होंने अडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया। और कितने लोग थे, मैं आपको मालूम है मेरे से भी ज़्यादा, यहाँ यूपी, बिहार और हिमाचल, हरियाणा, यहाँ के सब लोग में। तो वो बोले कि इसीलिए वो मार्गदर्शक बन के रहेंगे। अब इनके 75 खत्म हो रहा है, इन्हों कब बाहर निकलेंगे, ये मुद्दा हमारे सामने भी है। क्या इन्हों निकलेंगे? इन्हों सबको तोड़ मोड़ के उनके जो खबर रहती ना, खबर के ऊपर बैठेंगे। मोदी जी, उनको देश के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और बाकी के विषय मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा। जो भी पहलगांव का है, सिंदूर का है, और जो हमारे ट्रंप ने इतने बार बोला, 25 बार बोला, मैंने सुलह कर दिया, सुलह कर दिया, सुलह कर दिया। हमारे मोदी साहब चुप बैठे,
मुंह से बात ही नहीं निकल रही। तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने इनका एक स्टोरी बनाया ना, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, मैं बुरा बात नहीं करूंगा, मैं बुरा देखूंगा नहीं, ऐसा मोदी चुप बैठे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे 25 बार अगर एक आदमी हमारे देश के बारे में यह कहता है कि मैंने सुलह कर दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, ये कहता है, तो आपको क्या, आप में जबान बंद है आपकी? आप मुक्के हो, बहरे हो, अंधे हो, क्या हो? इधर देश की रक्षा नहीं करते, इधर सामाजिक रक्षा नहीं करते, समाज के लोगों को उठाते नहीं और उनकी मदद नहीं करते, आरएसएस के पास फिरते रहते हो। बाबू, बंधुओं, ज्यादा बात न करते हुए मैं सभी नौजवान से कहूंगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे नौजवान हैं वो सभी वोटर लिस्ट में आए जैसा करो और घर घर जाके अपने वोटर्स को मजबूत बनाओ। और जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं, आज ही उन्होंने नया एक खुलासा किया, नोटिफिकेशन, सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा, उसका नोटिफिकेशन आया। तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो पहले तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को वोटिंग पावर देने के लिए आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा तैयार नहीं थी। ये जो मिला आपको अडल्ट फ्रेंचाइज, वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला और किसी से नहीं। उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई इस देश में सारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये क्या टैक्स देते? इनके पास कुछ है? इसीलिए उन्होंने बोला हर आदमी हिंदुस्तान में जो भी पैदा होता है 21 साल का हो, उसको वोटिंग की राइट देना चाहिए। ये उन्होंने कहा और आज सबको मिला। अब इन्होंने वो वोटर लिस्ट को बदलकर, छीनकर हमारे है सो नुमाइंदगिरी को भी खत्म करना चाहता है। तो मैं आपसे एक इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक हो जाओ, एक होकर सबसे मिलो और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय ये तो है, लेकिन शैक्षणिक, सामाजिक इसका जरूरी है। तो इसीलिए नेहरू जी भी ये बात कहे थे, दुनिया में आज सबसे जोरदार मांग सामाजिक न्याय और समानता की है। ये काम हमें योजना बनाकर वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, उस वक्त की, 1951 की उन्होंने ये बात की। इसीलिए हमको एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, छोटे मोटे लोगों को लेके आगे बढ़ना है और सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आप
आपके साथ है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। उनका साथ लो, आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, राहुल गांधी आपके साथ है। हम सब मिलके जो भी समस्या है हम बराबर आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप एक होकर आगे बढ़ो, समाज के सभी वर्गों को मदद करो और देश को और प्रगति पथ पर लाओ। ये कहकर मेरे भाषण को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप इतने बड़ी संख्या में आए तो इसलिए आप तमाम को फिर एक बार मैं सलाम करके मेरी बात खत्म करता हूं।